मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के मामलों को लेकर अक्सर एक सवाल रहता है कि पति की इनकम का कितने प्रतिशत अमाउंट पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में किसी में 30%, किसी में 25% और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के भी जजमेंट में 20, 25 और 30% तक के ऑर्डर किए गए हैं कि इतना प्रतिशत पति की इनकम का पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये कोई अनिवार्य प्रतिशत है कि 25% ही पति की इनकम का मेंटेनेंस पत्नी को दिया जा सकता है? क्या कानून में इस तरीके का कोई फिक्स रेट है कि पति की इनकम का कितने प्रतिशत गुजारा भत्ता पत्नी को दिया जाएगा? साथियों, इसी तरीके का एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने अभी हाल ही में इस मामले पे एक जबरदस्त फैसला दिया है। तो दोस्तों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। क्या कानून में गुजारा भत्ता देने का कोई प्रतिशत निश्चित किया गया है? यह भी देखेंगे कि जो केस इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, इस केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया गया। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। जहां तक मेंटेनेंस के लॉ की बात है, यानी कानून प्रोविजन की बात है, ना तो सीआरपीसी की धारा 125 में इस तरीके का कोई परसेंटेज फिक्स था और ना ही सीआरपीसी के स्थान पर जो नया कानून आया है बीएनएसएस, तो बीएनएसएस की धारा 144 में भी इस तरीके का कोई मेंटेनेंस की धनराशि का प्रतिशत फिक्स नहीं है। सिर्फ सीआरपीसी और बीएनएसएस ही नहीं, इसके अलावा जो गुजारे भत्ते के और कानून हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे हिंदू लॉ हो, चाहे हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट हो, किसी में भी इस तरीके का कोई परसेंटेज धनराशि का फिक्स नहीं किया गया है। जैसा मैंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग फैसलों में किसी में 25, किसी में 30% तक की बात कही गई है। अब देख लेते हैं कि जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, इसके फैक्ट क्या थे और इसमें किस तरीके के पॉइंट से डिस्कस किए गए और कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई। यह जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, पिंकी और प्रीति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। ये कानपुर देहात का मामला था। इस मामले में पत्नी ने मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया फैमिली कोर्ट में और फैमिली कोर्ट ने 12,000 रुपया पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया। और ये 12,000 रुपया जो पर मंथ का ऑर्डर था, ये पति की इनकम का जो कोर्ट ने परसेंटेज निकाला वो 25% था। कोर्ट के इस ऑर्डर करने के बाद पत्नी के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है और 12,000 रुपए की धनराशि को बढ़ाने का निवेदन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसी आदेश के खिलाफ पति के द्वारा भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है और यह कहा जाता है पति के द्वारा कि 12,000 रुपए की धनराशि ज्यादा है, इसको कम किया जाए। तो पत्नी बढ़ाने के लिए क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करती है और पति मेंटेनेंस की धनराशि को घटाने के लिए क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करता है। इन दोनों क्रिमिनल रिवीजन को इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच एक साथ सुनवाई करती है। जस्टिस अचल सचदेव की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। कोर्ट ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही। कोर्ट ने इस पूरे मामले को जब देखा तो कोर्ट ने यह भी पाया कि पति के फेवर में इस मामले में डाइवोर्स भी हो चुका था। कोर्ट ने डाइवोर्स की बात को लेकर के कहा कि तलाक का फैसला यानी डिक्री आने से कोई कानूनी रूप से ब्याही पत्नी गुजारा भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती, बशर्ते वह अपना गुजारा करने में असमर्थ हो, उसने दोबारा शादी ना की हो और ना ही वो एडल्ट्री में रह रही हो। दो बातें कही, ना तो उसने रीमैरिज की हो और ना ही एडल्ट्री में रह रही हो, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रह रही हो, या शादी के बाद किसी और के साथ वो जारता में रह रही हो। दो बातें यहां पर कही। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कही, गुजारा भत्ते का मकसद यह पक्का करना है कि पत्नी सम्मान के साथ जी सके, ना कि सिर्फ जिंदा रहे। सम्मान के साथ जी सके, ना कि सिर्फ जिंदा रहे। बेंच ने यह भी नोट किया कि रिकॉर्ड में बात आई कि पत्नी के पास इनकम का कोई पर्याप्त जरिया नहीं था
वह अपना गुजारा करने में असमर्थ थी, जबकि पति के पास इनकम का पर्याप्त जरिया था, इसलिए वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार थी, क्योंकि तलाक के बाद उसने दोबारा शादी नहीं की थी। अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में भी कोर्ट ने कहा कि रिवीजन कोर्ट आमतौर पर गुजारे भत्ते की रकम को घटा या बढ़ा नहीं सकती। मैंने कई वीडियोस में बात बताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि रिवीजनल कोर्ट के पास सिर्फ यह देखने का पावर होता है कि फैसले में क्या इलीगैलिटी है, क्या अनुचित है, सिर्फ उसको देख सकती है। तो यही बात इसमें भी कही। कोर्ट ने और जोर देकर के कहा कि भले ही ट्रायल कोर्ट ने बहुत कम रकम तय की है, हाईकोर्ट रिवीजन में उसे बढ़ा नहीं सकता, और जोड़ा कि रिवीजन कोर्ट की सुपरवाइजरी शक्ति यानी निगरानी वाली होती है, ना कि अपीली होती है। अपील में क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों देखती है कोर्ट, क्रिमिनल डिवीजन में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ देखती है। बेंच ने भी साफ किया कि दखल तब जरूरी हो जाता है जब ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष गलत या तर्कहीन हो। कोर्ट ने माना कि नॉर्मली आमतौर पर रिविजनल कोर्ट का यह काम नहीं होता कि धनराशि को घटाए या बढ़ाए, लेकिन जब ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष गलत तर्कहीन हो तब जरूरी हो जाता है फैसले पे दखल देना। सबूतों को नजरअंदाज किया गया हो, या जब स्थापित सिद्धांतों को गलत तरीके से लागू किया गया हो। स्थापित सिद्धांत मतलब सेटल्ड प्रिंसिपल को गलत तरीके से लागू किया गया हो, जिससे गंभीर अन्याय या परेशानी हुई हो। इस स्थिति को देखते हुए बेंच ने पाया कि पति की कुल मासिक आय 86,000 से भी ज्यादा थी, जिसमें से 67,000 उसके बैंक अकाउंट में जमा हो रहे थे। हालांकि कोर्ट ने भी पाया कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजी सबूतों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में गुजारे भत्ते की रकम तय कर दी, खासकर इसलिए क्योंकि पति रजनीश बनाम नेहा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में हलफनामा दाखिल करने में भी नाकाम रहा। आपको पता है रजनीश और नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया मेंटेनेंस के बारे में। उस फैसले के अनुपालन में पति पत्नी दोनों को अपनी लेन देन और सारी जिम्मेदारियों का, देनदारियों का एक शपथ पत्र देना होता है, जिसे असेट और लायबिलिटी का एफिडेविट कहते हैं। कोर्ट ने भी कहा कि फैमिली कोर्ट ने जो आय मानी गई थी उसको नजरअंदाज किया, रिकॉर्ड से समर्थित ना होने वाला अपना ही अलग निष्कर्ष निकाला, इसलिए गुजारे भत्ते की रकम पर किए गए फैसले को बदलना, गलती सुधार करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि एक तरफ रिविजनल कोर्ट में कोर्ट ने कहा कि हमारा काम घटाना बढ़ाना नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गलती हुई है इसलिए गलती का सुधार जरूरी है। बेंच ने कल्याण दे चौधरी बनाम रीता दे चौधरी 2017 का मामला था, उसका हवाला दिया और कहा कि 25% का बेंचमार्क एक समान गाइडलाइन है। कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट पति की वास्तविक आय और महंगाई की मौजूदा दर पर ठीक विचार करने पर नाकाम रहा, और यह कहते हुए कि 25% गुजारा भत्ता देने का जो पैमाना है वो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वह सिर्फ एक समान गाइडलाइन है, कोई अनिवार्य नियम नहीं है। और जस्टिस अचल सचदेवा की कोर्ट ने 12,000 को बढ़ा करके 20,000 रुपया मेंटेनेंस की धनराशि तय कर दी। दोस्तों, पत्नी के क्रिमिनल रिवीजन को मंजूर कर लिया, पति के क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया। तो यह बात भी यहाँ पर तय हो गई कि क्रिमिनल रिवीजन में हाईकोर्ट के द्वारा अपने रिविजनल पावर का इस्तेमाल करते हुए अगर गलत तरीके से फैमिली कोर्ट के द्वारा धनराशि बांधी गई है तो उसको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। जो 25% का बेंचमार्क था, कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है, पर तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कोर्ट घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। ये थी दोस्तों मेंटेनेंस के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।